ओ माय गॉड नेहा, अरे तुम इतना क्या पका रही हो? कितना तीखा धुआं आ रहा है। और ये धुआं तो पूरे घर में फैला हुआ है। अरे तुम घर में क्या देख रही हो? जरा बाहर देखो, कितना सुंदर मौसम हो चुका है। और इसीलिए मैं हर प्रकार के पकोड़े बना रही हूँ। मस्त गर्मा गर्म चाय पीते पीते पकोड़े खाऊंगी और साथ में बारिश के मजे लूंगी। ये तुम क्या कह रही हो नेहा? सच में तुम तो बिल्कुल भी डाइट फॉलो नहीं करती, बस तला भुना ही ठूसती रहती हो। और उस पर इतने बकवास मौसम के लिए इतना एक्साइटेड हो रही हो तुम, मतलब कुछ भी। अरे पगली, ये कोई बकवास मौसम नहीं है, बल्कि ये मौसम तो एकदम मस्ताना है। चलो इसी बात पे एक गाना हो जाए। मस्ताना मौसम है, रंगे नजारा। अरे बस करो, इससे पहले कि मेरे कान के पर्दे फट जाए। प्लीज शांत हो जाओ और जो करना है करती बैठो। मैं तो चली अपने कमरे में, मस्त दरवाजा बंद करके सो जाऊंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? अरे ऐसे मौसम में कोई कैसे सो सकता है? एक काम करो, तुम भी मेरे साथ बालकनी में बैठ जाओ, फिर दोनों मिलकर साथ में चाय पियेंगे और पकोड़े भी खाएंगे। चलो आओ। ना बाबा ना, मुझे तो ये बारिश देखकर ही चिढ़ मचती है। और तुम्हें तो पता ही है, टिप टॉप रहने के लिए मैं ये सब तली भुनी चीजें नहीं खा सकती। मैं तो कह रही हूँ कि ये पागलपन छोड़ दो और मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। फिर हम दोनों मस्त एसी लगाकर बैठ जाएंगे और कोई सीरीज देखकर मस्त एंजॉय करेंगे। वैसे आज माजी भी घर पर नहीं है, वो अपनी सहेली के घर पर गई है, इसीलिए हम दोनों खूब एंजॉय कर सकते हैं। ना बाबा ना, मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ जो कमरे में छुप कर बैठूं और इतनी मस्त बारिश के मजे भी ना लूं। तुम्हें नहीं पसंद तो नहीं पसंद, लेकिन मैं तो फुल ऑन एंजॉय करूंगी। फिर नेहा चाय और पकोड़े खाते हुए बारिश का आनंद उठाती है। आहा, बारिश की तो बात ही कुछ और है। सच में, साथ में ये पकोड़े, वाह, इससे तो बारिश का मजा दुगना हो गया। फिर नेहा आंगन में जाकर नाचने लगती है। मैं नाचू आज छम छम छम, छम छम छम। ओफो नेहा, तुम तो सच में पागल हो गई हो। अंदर आ जाओ, यूं बारिश में भीग भीग कर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर तबीयत खराब होती है तो होने दो, अब ये बारिश का मौसम बार बार थोड़ी ना आता है। उल्टा मैं तो ये कहती हूँ कि तुम भी आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में नाचेंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे बख्श दो, अकेली नाच रही हो उतना ही काफी है। डर कर ईरा अंदर भाग जाती है। फिर अगले दिन, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने काढ़ा बनाया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने बनाया था। शुक्रिया ईरा। अरे 50 बार मना किया था मैंने तुम्हें कि मत भीगो बारिश में, लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक नहीं सुनी और अब सर्दी जुकाम के मारे परेशान हो रही हो। बड़ा प्यार था ना तुम्हें बारिश से, अब देखो उस प्यार का नतीजा क्या हो गया है। बीमार पड़ गई हो तुम। अरे ईरा डार्लिंग, वो प्यार ही क्या जो दर्द ना दे। अरे चुप करो। ऊपर से वो पड़ोस की मीनाक्षी मुझे कह रही थी कि तुम्हारी बहू आंगन में मटक मटक कर नाच रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बारिश होने पर मोरनी नाचती है। हाँ तो उसमें क्या होता है माँ जी, मैं खुश थी, इसीलिए खुशी के मारे नाचने झूमने लगी थी। तो इसमें उस मीनाक्षी काकी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? ज्यादा जबान मत चला। जो भी नौटंकी करनी है घर तक किया कर, यूं बाहर जाकर मेरी इज्जत का फालूदा मत किया कर तू। बेवकूफ कहीं की। बारिश को तो ऐसे समझती है जैसे कि वो एक बड़ा त्योहार हो, जो उसके लिए इतना पागल होती रहती है तू। अरे माँ जी, आप जैसे अमीर लोग क्या समझोगे बारिश का असली मजा। आपने और ईरा ने हमेशा अमीरी देखी है और अक्सर अमीर लोग बारिश से चिढ़कर घरों में बंद रहते हैं, लेकिन एक बार जरा बारिश में भीग कर तो देखिए, तब समझ आएगा आपको कि वो एहसास क्या होता है।
तुम ही लेती बैठो वो एहसास। समझ आता है कि बारिश एक काफी सुंदर मौसम है, लेकिन इतना पागलपन भी सही नहीं है। चलो अब अपने अपने काम पर लग जाओ। फिर एक दिन जब हीरा सज धज कर अपनी सहेलियों से मिलने जाती है, तभी लौटते समय ओ नो, मेरा फोन तो बंद हो गया। अब मैं ड्राइवर को कॉल करके कैसे बुलाऊं? और ये क्या, कितनी तेज बारिश हो रही है। एक काम करती हूँ, छाता खोलकर वहां टैक्सी स्टैंड तक चली जाती हूँ। अब तो मुझे टैक्सी से ही घर जाना होगा। लेकिन जब वीरा बैग देखती है, तभी वहां पर छाता होता ही नहीं। ओह गॉड, मैंने तो अपना छाता लाया ही नहीं। अब मैं क्या करूं? इस मॉल में एक अम्ब्रेला शॉप है, तो मैं वहीं पर जाकर एक छाता खरीद लेती हूँ। फिर हीरा पूरे 3,000 का छाता खरीदकर घर पहुंचती है। बाप रे, पूरे 3,000 रुपए का छाता, वो भी 2 मिनट का रास्ता क्रॉस करने के लिए। हाँ नेहा, वो एक हाईफाई दुकान थी, तो उसमें सस्ती छतरियां कहाँ पर मिलती, इसीलिए ये छतरी मुझे लेनी ही पड़ी। मुझे बारिश से बचकर टैक्सी पकड़नी थी ना, इसीलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और ये छाता खरीदकर टैक्सी तक पहुंच गई। ठीक है हीरा बहू, कोई बात नहीं, तुम घर सही सलामत पहुंची ना, वही काफी है। अरे ये भी कोई बात है माँ जी, ये हीरा तो पगला गई है। माना कि हम अमीर लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम पानी की तरह पैसे बहाते रहें। और हीरा, थोड़ा सा तुम अगर भीग लेती तो क्या बिगड़ जाता? पता नहीं तुम्हें बारिश से इतने क्यों चिढ़ है। ये बात तुम कभी नहीं समझोगी नेहा। अगर तुम्हें भीगना है तो तुम 24 घंटे भीगो ना, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? और जाओ, मेरे लिए ग्रीन टी बनाकर लाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हे भगवान, तुम्हारे तो अलग ही नखरे हैं। हाँ है, अब ज्यादा मत इतराओ और जाओ, जल्दी से ग्रीन टी बनाकर लाओ। ठीक है मैडम, अभी लाती हूँ। ऐसे ही एक रोज जब नेहा के पति संदीप को छुट्टी रहती है, तभी वो उसके पीछे लगकर बाहर घूमने चली जाती है। और शाम में घर आते आते संदीप को बहुत तेज सर्दी और जुकाम हो जाता है। अच्छा, हे भगवान, आज तो मेरी बैंड बज गई। ओ गॉड नेहा, संदीप भाई को तुमने अपने कारण बीमार कर दिया। मैंने उन्हें बीमार नहीं किया है। मैंने तो इन्हें पहले ही कहा था कि वाटरफॉल में ज्यादा देर तक मत भीगिए, लेकिन ये बारिश के मजे लेने में खो गए और हद से ज्यादा एंजॉय करने लगे। अब इन्हें ये सब सहन नहीं हुआ और इसीलिए बीमार पड़ गए। लेकिन मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अरे चुप कर तू, तेरे कारण ही मेरे बेटे का ये हाल हुआ है। और खबरदार, जो अगली बार से तू इसके पीछे लगी तो जब तक बारिश खत्म नहीं हो जाती तब तक तू बाहर कहीं घूमने नहीं जाएगी। पर माँ जी, मैंने क्या किया है? अजीब बात है, आप लोग तो सारा का सारा बिल मुझ पर ही फाड़ देते हो। संदीप कोई दूध पीता हुआ बच्चा है क्या? अब इन्हें भी तो ये पता होना चाहिए ना कि एक आदमी को वाटरफॉल के नीचे कितनी देर तक भीगना चाहिए। लेकिन नहीं, ये तो किसी बच्चे की तरह मजे कर रहे थे वहां पर। देखो नेहा, मैं मानती हूँ कि संदीप भाई को बारिश में जाकर मजा आया, लेकिन हर किसी की बॉडी अलग होती है। कोई जल्दी बीमार हो जाता है तो कभी किसी पर बारिश का असर ही नहीं होता। ठीक है बाबा, सॉरी, आज के बाद मैं किसी को बारिश में बिल्कुल लेकर नहीं जाऊंगी। फिर अगले दिन, अरे ओ पगलेट, सब्जियां काटने की जगह पर तू ये कागज काटकर क्या बना रही है? कागज की सब्जी माँ जी। अरे चुप कर, ये तो कागज की नाव है, तो सब्जी क्यों बोल रही है तू? जब आपको दिख ही रहा है तो फिर आप पूछ क्यों रही हो? ज्यादा मुंह मत चला, वरना तेरे हाथ में जो कैंची है ना, उसी से तेरी ये तेज चलने वाली जबान काट दूंगी। क्या माँ जी, आप भी? मैं तो बस अपने बचपन के दिनों को फिर से जीना चाहती हूँ। हमारी चौक में हम सारे बच्चे इकट्ठा होकर नाव को पानी में चलाया करते थे और बहुत मजा किया करते थे। बहुत अच्छा भी लगता था माँ जी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि
कि आज आप और इरा भी मेरे साथ यही करो। देखना, आप दोनों को बहुत खुशी महसूस होगी। अरे मेहरबानी कर हम पर, और हमें इन सब से दूर ही रख। हम तो घर में बैठे बैठे ही बहुत खुश है, और तुझे जाकर नाव चलानी है तो चला ले, लेकिन हम दोनों में से तो कोई नहीं आने वाला। फिर नेहा छोटी छोटी नाव बनाकर खूब मजे करती है। नेहा, तुम तो सच में इडियट लग रही हो। ये सारी बचकानी हरकतें तुम्हें शोभा नहीं दे रही। देखो, आस पड़ोस के लोग भी तुम पर कितना हंस रहे हैं, क्योंकि आस पड़ोस के सारे लोग पागल हैं, और उन लोगों में एक तुम भी हो। क्या? हाँ। अरे लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे? अगर मैं इन्हीं सब के बारे में सोचती रही तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। इसीलिए हमें जो अच्छा लगता है वही करना चाहिए, फिर वो चीज दूसरों की नजर में अच्छी हो या बुरी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आधे लोग तो इस दुनिया में इसी बात के चलते दुखी हैं, क्योंकि वो दूसरों के बारे में सोचकर खुद की खुशियों को पीछे छोड़ देते हैं। अरे बस करो मेरी माँ, अपना ये मुफ्त का ज्ञान तुम अपने पास ही रखो। तुम्हें समझाने का मतलब ये है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। मैं तो चली अंदर। हाँ हाँ, तुम तो अंदर ही बंद रहो, कभी बाहर मत निकलो। हाँ, नहीं निकलूंगी। और हाँ, खबरदार अगर कीचड़ लेकर अंदर आई तो। काम वाली बाई अभी अभी पोछा लगा कर गई है, इसीलिए दोबारा घर गंदा मत करना। हाँ बाबा, समझ गई। अब ज्यादा मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। फिर रात में, अरे ईरा, चलो ना, आज हम दोनों मॉल घूम कर आते हैं। तुम्हें पता है, मॉल में सेल लगी हुई है। अरे वाह, क्या बात कर रही हो? हाँ ईरा, एक काम करती हूँ, मैं संदीप की बाइक निकालती हूँ, फिर हम दोनों उस पर सवार होकर जाएंगे। तुम टेंशन मत लो, मुझे बाइक चलाना अच्छी तरह से आता है। गरीबी से आई हूँ, लेकिन मेरे पड़ोस में एक भैया थे, तो उन्होंने मुझे बाइक चलाना सिखाया था। ओ प्लीज नेहा, मैं तुम्हारे साथ किसी बाइक वाइक पर नहीं आने वाली, और इतनी बारिश के मौसम में बाइक पर सवार होकर कौन जाएगा? ना बाबा ना। अरे ईरा, तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे बारिश में तुम बाइक से उड़ ही जाओगी। अरे उड़ नहीं जाऊंगी, पर भीग तो जाऊंगी ना, और कीचड़ उड़ेगा वो अलग। एक तो आज मैंने ये न्यू ड्रेस पहली बार पहनी है, इसीलिए प्लीज नेहा, अगर हमें साथ में जाना है तो हम कार से ही जाएंगे, वरना मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आऊंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो कार से ही चलते हैं। तुम तो मेरी बात मानने से रही। फिर ईरा और नेहा दोनों मॉल चली जाती हैं, और वहां पर शॉपिंग करने के बाद, तुम्हें पता है ईरा, इस मॉल के पास में ही मेरा मायका है। चलो ना, थोड़ी देर मेरे घर चलते हैं। माँ को भी मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे मुझे भी तुम्हारी माँ बहुत पसंद है। चलो चलते हैं। मैं ड्राइवर को भी बोल देती हूँ कि वो हमें 1 घंटे के बाद लेने आए। हाँ, ये सही रहेगा। लेकिन 1 घंटे के बाद अचानक से पूरे शहर में पानी भरने के कारण रेड अलर्ट जारी किया जाता है। हाँ बिटिया, पूरे शहर में रेड अलर्ट लगाया है। बस, ट्रेन, सारी गाड़ियां बंद है। अब पता नहीं ये रेड अलर्ट कब हटेगा। ओह नो, अब हम क्या करेंगे नेहा? अब क्या कर सकते हैं? हमारे पास यहाँ पर रुकने के सिवाय और कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। लेकिन ईरा, तुम्हें यहाँ मेरे छोटे से घर में रुकने में कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्या तुम भी नेहा, ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे कैसी दिक्कत होगी? तुम हो ना मेरे साथ, और आंटी भी है, और जहाँ पर अपने लोग हो वहां पर मुझे कोई दिक्कत नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया बेटा, तुम दोनों बैठो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय और पकौड़े बना कर लाती हूँ। अरे नहीं आंटी, मुझे पकौड़े नहीं खाने। दरअसल मैं ऑयली पदार्थ कभी नहीं खाती। क्या तुम भी बेटा अपनी आंटी के हाथ का भी नहीं खाएगी क्या? ओफो आंटी, अच्छा ठीक है, आपके प्यार के लिए मैं थोड़ा सा खा लूंगी। बनाइए आप, आज तो मैं चीट डे मनाऊंगी।
ये हुई ना बात। अब रेड अलर्ट अगले 42 घंटों तक जारी किया जाता है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। और इसी बीच जब लाइट चली जाती है तभी, अरे नेहा, ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? घर के बाहर, भुट्टा खाने के लिए। अब अंदर तो अंधेरा ही रहेगा ना, तो यहाँ पर बैठकर हम क्या करेंगे? ओफो नेहा, तुम भी ना पागल हो गई हो। फिर नेहा ईरा को जबरदस्ती भुट्टा खाने के लिए लेकर ही जाती है। वाह नेहा, ये तो बहुत ही टेस्टी है। सच में, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। वो तो है। अब चलो, हम दोनों थोड़ा भीग भी लेते हैं। आज तो हो ही जाए हीरा। अरे नहीं नेहा, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकती हूँ, लेकिन ये भीगने वाली बात बिल्कुल नहीं। मुझे बचपन से ही बारिश से बहुत चिढ़ है, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं भीगूंगी। क्या तुम भी हीरा, जो बचपन में हुआ उसे अब तक लेकर बैठोगी क्या? अब चलो, मुझे तुम्हारा कोई नाटक नहीं सुनना। लेकिन नेहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। फिर नेहा हीरा को आंगन में लेकर जाती है और दोनों वहां पर साथ में भीगती हैं। बारिश में पहली बार पूरी तरह भीग कर हीरा को बहुत ही अच्छा महसूस होता है। ओ माय गॉड, ये तो वाकई में एक अलग ही एहसास है। ऐसा लग रहा है मानो सारा स्ट्रेस गायब हो गया हो और हर तरफ बस खुशी और मस्ती भरी हुई हो। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे। हाँ नेहा, सच में, यहाँ तुम्हारे घर पर रहते हुए मैंने बारिश को नजदीक से देखा है, वरना हमेशा से मैं कमरा बंद करके ही रहती थी। सही कहते हैं लोग, अमीर लोगों ने तो बेवजह ही बारिश को बदनाम करके रखा है। असल में तो ये एक बहुत ही खूबसूरत मौसम है, जिसका मजा हर किसी को उठाना चाहिए। और नहीं तो क्या। तो हो जाए एक डांस। बिल्कुल हो जाए। इस तरह से अंत में हीरा की सोच बदल जाती है और वो भी नेहा की तरह बारिश को एंजॉय करने लगती है। जास्मीन रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी वहां पर उसकी सास अनुजा आ जाती है। अरे बहू, आज मुझे रोटी सब्जी नहीं खानी। एक काम कर, तू अपने और विवेक के लिए ही खाना बना ले, लेकिन मेरे लिए पतली और सादी वाली दाल खिचड़ी बना दे। ओफो माँ जी, अब इतना अच्छा खाना बना है आज, उसमें भी आप मुझसे दाल खिचड़ी बनवाना चाहती हो? हाँ बहू, क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ठीक है माँ जी, बना दूंगी और गर्मा गर्म ही दे दूंगी आपको। दोनों आपस में बात कर ही रही होती है कि तभी अनुजा की नजर सामने की खिड़की पर जाती है। अरे बहू, वो देख, वो हमारी नई पड़ोसन है, जो कि कब से हमारी ही खिड़की की तरफ देख रही है। हाँ माँ जी, शायद वो किसी सोच में होगी। जाने दीजिए ना, नई नई आई है, ऊपर से वो अकेली ही रहती है। गजब है। अनुजा और जास्मीन की नई पड़ोसन का नाम शेफाली होता है और शेफाली उस शहर में नौकरी करने के लिए आई होती है, जिस कारण वो अकेली ही रहती है। आ हा 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 हा, जब से मैं यहाँ पर रहने आई हूँ, तब से हर रोज मेरे सामने वाले पड़ोसियों के घर में कितनी अच्छी खुशबू आती है। सच में, इस खाने की सुगंध से तो मुझे मेरे घर की याद आती है। ऐसे ही एक रोज, वाह वाह, लगता है आज ये लोग पाव भाजी बना रहे हैं। मेरे तो मुंह में अभी से पानी की बाढ़ आ रही है। एक काम करती हूँ, मैं भी पाव भाजी ऑर्डर करती हूँ। फिर शेफाली रेस्टोरेंट से पाव भाजी मंगवा कर खाती है। अब वो ऐसे ही हर रोज अपनी खिड़की से जास्मीन को खाना बनाते हुए देखती रहती है। ऐसे ही एक शाम, जब जास्मीन अपने आंगन में दिया लगा रही होती है, तभी वहां शेफाली भी अपने घर के गेट पर खड़ी होती है। हेलो, तुम इस शहर में नई हो क्या? हाँ, मेरी अभी अभी शिफ्टिंग हुई है यहाँ पर। अरे वाह, वैसे तुम अकेली कैसे रह लेती हो? खाना पीना, काम करना, इन सब में तुम्हें दिक्कतें नहीं होती क्या? होती है ना, पर अब क्या करें, खाना भी रोज बाहर से मंगवाना पड़ता है, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। बस नूडल्स ही उबालने आते हैं मुझे, और थोड़ी मीठी कड़वी चाय भी बना लेती हूँ मैं। अच्छा, पर आपके हाथ के खाने का स्वाद एकदम मस्त होगा, है ना? सब तो यही कहते हैं।
लेकिन तुम्हें कैसे पता? अब इसमें पता ना लगने वाली क्या बात है? आपके खाने की खुशबू तो मेरी घर की खिड़की तक आ जाती है, और उस खुशबू को सूंघकर मुझे मेरी माँ के हाथ के खाने की याद आती है। अरे रे रे रे! तो एक काम करो, आज तुम मेरे ही घर पर खाना खाने आ जाओ। क्या? अरे नहीं नहीं, इतना अजीब लगेगा वो। वैसे पूछने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी। अरे इसमें क्या अजीब लगना है भला? तुम थोड़ी ना कोई अनजान हो। तुम्हें तो मैं पिछले एक हफ्ते से देख रही हूँ, और तुम अब हमारी पड़ोसन हो। चलो, अंदर चलो और गर्मा गर्म खाना खा लो। फिर जास्मीन शेफाली को अंदर लेकर जाती है। ये रही मेरी सास, और ये मेरे तेवर जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। नमस्ते विवेक, मेरा नाम शेफाली। नाइस नेम। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोग बैठकर बातें करो, तब तक मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। शेफाली अब अनुजा और विवेक के साथ बातचीत करती है, और फिर वो चारों मिलकर साथ में खाना भी खाते हैं। ओ माय गॉड, क्या खाना बनाया है यार! सच में दिल खुश हो गया जास्मिन। थैंक यू शेफाली। तुम्हें तो मास्टर शेफ में जाना चाहिए, और वो शो तुम जरूर जीतोगी। देखना तुम। क्या तुम भी शेफाली? अब इतना भी अच्छा नसीब नहीं है मेरा। और क्या करना है शो जीतकर? अपनी घर गृहस्थी संभाल ले, वही बहुत है। वैसे जास्मिन, तुम्हारे पति वो यहाँ पर नहीं रहते क्या? मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, तब से मैंने केवल तुम्हें, आंटी जी और विवेक को ही देखा है। हाँ शेफाली, मेरे पति हमारे साथ नहीं रहते। वो दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, इसलिए वो वहीं पर रहते हैं, अपने परिवार से दूर, जैसे तुम रहती हो। अच्छा, उनके मन पर क्या गुजरती होगी, ये मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि परिवार ही हर व्यक्ति की ढाल होती है, और परिवार के बिना हर कोई अधूरा है। सो तो है, हम तीनों हैं एक दूसरे के लिए, और वहां पर वो अकेला ही रहता है। ये काम भी इंसान से क्या क्या करवाता है। पहली ही मुलाकात में शेफाली और उन दोनों की काफी अच्छी बातचीत होती है, लेकिन शेफाली के जाने के बाद, क्यों रे बहू, तू क्या बहुत सयानी हो गई है क्या? अरे माँ जी, क्या हुआ है आपको? अचानक से आप ये क्या बोल रही हो? तो फिर तूने उस नई पड़ोसन को यहाँ पर कैसे बुलाया? मेरी अनुमति ली थी क्या तूने? अरे माँ जी, वो उसे मेरे हाथ के खाने की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज उसे खाने पर बुला लूं। वाह, मतलब अब इस घर के सारे फैसले तू लेगी? अरे नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे ऐसी ही बात है। देख जास्मिन, आज तो तूने उसे मुझसे बिना पूछे बुला लिया, लेकिन आइंदा से घर के अंदर किसी को भी बुलाने से पहले तू मेरी अनुमति लिया करेगी, समझी कि नहीं? ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। फिर अगली सुबह जब जास्मिन रसोई में आलू के पराठे बनाती है, तभी शेफाली दूर से ही चिल्लाती है, अरे जास्मिन, आज ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हो? आलू के पराठे बना रही हूं मैं। अच्छा जास्मिन, अगर बुरा ना मानोगी तो क्या मुझे एक बनाकर दे सकती हो क्या तुम? अरे आज तो दूध वाला भी दूध छोड़कर नहीं गया है, तो थोड़ी सी चाय भी मिल जाती तो और अच्छा हो जाता। अरे कोई बात नहीं शेफाली, मैं चाय और पराठे अभी बना कर लाती हूँ। फिर जास्मिन शेफाली के घर जाकर उसे चाय और पराठे दे देती है। माफ करना जास्मिन, सुबह सवेरे मैंने तुम्हें इतनी दिक्कत दे दी। अरे पागल हो क्या? इसमें कैसी दिक्कत हुई भला? और तुम्हें अब जब भी खाने का मन करे तो मुझसे बेझिझक होकर मांगना, मैं तुम्हें बनाकर दे दूंगी। थैंक यू सो मच जास्मिन, तुम बहुत अच्छी हो। यू आर वेलकम शेफाली। अच्छा मैं अब जा रही हूँ, अगर और पराठे चाहिए हो तो मुझे बोल देना, मैं लाकर दे दूंगी तुम्हें। ठीक है जास्मिन। जास्मिन घर वापस चली जाती है और अपना बाकी का काम करने लगती है, और ये सब अनुजा ने देख लिया होता है, इसीलिए वो बहुत गुस्सा होती है। अब गुजरते समय के साथ साथ जास्मिन और शेफाली की बातचीत भी बढ़ जाती है, और वो दोनों एकदम सहेलियों की तरह बन जाती है। ऐसे ही एक दिन
शेफाली बिना बुलाए ही जास्मिन के घर खाना मांगने चली आती है। मैं जानती हूँ जास्मिन कि आज तुम बटर चिकन बना रही हो और इसकी खुशबू मेरे घर तक आ रही है। इसलिए मैं थोड़ा सा बटर चिकन मांगने चली आई तुम्हारे पास। अरे कोई बात नहीं शेफाली, बैठो, तब तक मैं खाना डब्बे में पैक कर देती हूँ। ठीक है जास्मिन। वैसे विवेक, चलो ना, मुझे पूरा घर दिखाओ। मैंने सिर्फ बाहर से ही देखा है, जरा अंदर से भी देख लूं। हाँ शेफाली, क्यों नहीं। फिर विवेक शेफाली को पूरा घर दिखाने लगता है और वो दोनों आपस में बहुत अच्छे से बात करते हैं। हाँ शेफाली, मैं एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करता हूँ। और तुम? मैं रौनक ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करती हूँ। एचआर हूँ मैं वहां पर। अरे वाह। उन दोनों को साथ में देखकर अनुजा का गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर जब शेफाली बटर चिकन लेकर चली जाती है तभी, ये सब क्या है जास्मिन? यहाँ पर हमने क्या भंडारा खोल के रखा है क्या, जो हर रोज उस पड़ोसन शेफाली को तुम खाना देती रहती हो? तेरे मायके वालों ने हमें कोई मुफ्त का राशन नहीं दिया है। अरे माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? अरे चुप हो जा। दोस्ती यारी करने का कुछ ज्यादा ही चस्का लगा है तुझे और इसीलिए तू उसे खाना देती रहती है। अरे तेरे से बार बार खाना देने के कारण ही वो भी अब बेशर्मों की तरह रोज रोज खाना मांगने चली आती है। निकम्मी कही की। लेकिन माँ जी, अगर एक व्यक्ति को थोड़ा सा खाना दे दिया जाए तो हमारा कौन सा राशन खत्म होने वाला है? और वो बेचारी शेफाली तो अकेली रहती है, इसीलिए मैं उसे खाना देती हूँ। कितनी अच्छी है वो। और वो कोई आपकी सहेलियों की तरह नहीं है, जो सिर्फ बाहर से अच्छी है, जो कि अंदर से एकदम बुरी है। अरे मेरी सहेलियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन ऐसे निर्लज्ज बनकर खाना मांगने मेरे दरवाजे पर चली नहीं आती। ऐसे ही एक शाम जब अनुजा घर पर नहीं होती तभी, क्या बात है भाभी, चाय के साथ गर्मा गर्म कचौरियां, आज तो मजा ही आएगा। हाँ देवर जी भर कर खाइए। वैसे शेफाली को भी देना है मुझे, लेकिन कहीं यहाँ पर माँ जी ना आ जाए। इतना मत सोचिए भाभी, वैसे भी माँ मंदिर गई है और उन्हें घर आने में अभी काफी समय बाकी है। एक काम कीजिए, शेफाली को जाकर ये कचौरियां देने की जगह आप उसे ही यहाँ पर बुला लीजिए। हाँ, यह आइडिया एकदम मस्त है। मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। फिर जास्मिन शेफाली को घर पर बुलाती है और वो तीनों मस्त मजे से कचौरियां खाते हैं। लेकिन उतने में वहां पर अनुजा आ जाती है और उसे देखते ही सबके गले का निवाला अटक ही जाता है। अरे माँ जी, आप यहाँ पर? मेरा मतलब आप तो मंदिर गई थी ना, और आप तो वहां से 6 बजे तक आ जाती हो, तो फिर आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्यों, गलती कर दी क्या मैंने कोई? वापस जाओ। अरे नहीं माँ जी, आइए ना आप भी, मैंने कचौरियां बनाई हैं। आओ माँ, जल्दी आओ। कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों ही खाते बैठो और पड़ोसियों को ही खिलाओ। और तो कोई काम धाम नहीं है तुम दोनों को। और जो मुफ्त में खाना खाने आते हैं उन्हें भी कोई लाज शर्म नहीं है। इतना कहकर अनुजा अपने कमरे में चली जाती है। शेफाली, प्लीज माँ की बातों का बुरा मत मानना। हाँ शेफाली, अब उनकी उम्र हो चली है, इसीलिए वो ऐसी ही बड़बड़ाती रहती है और छोटी से छोटी बात का बतंगड़ बनाती है। अरे तुम दोनों को इतना समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा। इट्स ओके। फिर 2 दिनों के बाद विवेक का जन्मदिन होता है और इस अवसर पर जास्मिन उसके लिए ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान बनाती है। हैप्पी बर्थडे विवेक, ये लो, तुम्हारे लिए लाया ही मैंने। थैंक यू सो मच शेफाली, लेकिन इस तोहफे की क्या जरूरत थी? अरे क्या जरूरत थी से क्या मतलब है तेरा? हमारे घर का खाना तो वो मस्त दबाकर खाती है, फिर उसे गिफ्ट तो लाना ही चाहिए ना। सही किया शेफाली, ऐसे ही कभी कभार मेरे लिए भी कोई तोहफा लाया कर। माँ, क्या अभी? फिर बर्थडे पार्टी के बाद विवेक और शेफाली दोनों बाइक पर घूमने चले जाते हैं। क्या कहा? वो पड़ोसन मेरे विवेक के साथ गई है, वो भी बाइक पर? हाँ माँ जी, वो सारी आइसक्रीम खत्म हो गई थी ना, और अब हम चारों के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए देवर जी और शेफाली दोनों आइसक्रीम लाने गए हैं। ये लड़की सही नहीं है जास्मिन,
अरे ये खाने की आड़ में मेरे बेटे पर डोरे डालने आती है, लेकिन मेरा भोला और मासूम बेटा इस बात को समझ ही नहीं पा रहा। क्या? ये आप क्या बोल रही हो माँ जी? शेफाली ऐसी लड़की नहीं है, वो भी हमारी तरह एक अच्छे घराने से आई है, तो प्लीज उसके बारे में ऐसा कुछ भी मत बोलिए। अरे चुप हो जा तू, और ये सब तेरे कारण ही हो रहा है। तूने ही उसे सर पर चढ़ा के रखा है, जिस कारण वो अब इस घर में कभी भी आ जा सकती है। अरे तू नहीं समझती ऐसी लड़कियों को, बड़ी तेज तर्रार होती है ऐसी लड़कियां। फिर जब बाद में विवेक घर आता है, तभी अनुजा उसे भी शेफाली से दूर रहने के लिए कहती है। ओ गॉड माँ, शेफाली और मैं तो केवल अच्छे दोस्त थे, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। ये बात तो मैं अच्छे से जानती हूँ, पर उस शेफाली का कोई भरोसा नहीं कि वो कब तुझे अपने झांसे में फंसा ले। कोई कुछ नहीं बता सकता, इसलिए तू तो उससे दूर ही रहा कर। अच्छा ठीक है माँ। फिर ऐसे ही एक रोज जब शेफाली उनके घर पर खाना मांगने आती है, तभी वो घूमते घूमते अनुजा के कमरे में चली जाती है, और ये देखकर अनुजा बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, ये लड़की तो अभी अभी सोफे पर बैठी थी, तो फिर कहाँ पर चली गई है? फिर अनुजा अपने कमरे में चली जाती है। तभी वो शेफाली को अलमारी पर हाथ लगाते हुए देखती है। ए लड़की, रुक जा, चोरनी कही की, सत्यानाश हो तेरा। तभी वहां पर जास्मिन भी आ जाती है। अरे क्या हुआ माँ जी, आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? ये देख, ये लड़की मेरी अलमारी में से पैसे चुराने आई थी यहाँ पर। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा था ना तुझसे कि इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। अरे खाना मांगना तो बस एक बहाना है, लेकिन ये लड़की तो यहाँ पर चोरी करने के हिसाब से आती थी। बस आंटी जी, जो मन में आता है आप बोले जा रही हो, और नहीं तो क्या माँ जी। कभी तो आप कहती हो कि देवर जी पर डोरे डालने आती है, और कभी कहती हो कि चोरी करने आती है। पर ये अकेली है तो क्या हुआ, ये भी किसी घर की बेटी ही है ना, तो इस बात का थोड़ा तो लिहाज कीजिए माँ जी। मैं तो सोफे से उठकर रसोई में जा रही थी जास्मिन को खाना बनाते हुए देखने के लिए, लेकिन उतने में मेरी नजर आपके कमरे की खिड़की और अलमारी पर पड़ी, तो देखा कि दोनों भी खुले हुए थे। आजकल मोहल्ले में कितनी चोरियां बढ़ चुकी हैं, इसीलिए मैंने फौरन खिड़की बंद की, और मैं अलमारी भी बंद करने जा ही रही थी कि तभी वहां पर आप आ गई, और आपने उस बात का गलत मतलब निकाला। देखिए आंटी जी, मैं वैसी लड़की नहीं हूं जैसे आप समझती हो। आप बड़ी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बोल सकती हो। ठीक है, हो सकता है कि मुझे गलतफहमी हुई हो, और मैं इस बात को मानती भी हूँ, लेकिन अब से तू मेरे घर में रोजाना नहीं आएगी, और अगर तुझे खाना चाहिए तो जास्मिन तुझे हर रोज डब्बा दिया करेगी, लेकिन उसके तुझे हमें पैसे देने होंगे। अरे माँ जी, खाने के लिए ऐसा तो मत बोलिए ना। नहीं जास्मिन, इट्स ओके। अगर आंटी जी यही चाहती है तो यही सही। अब से मैं रोजाना तुमसे टिफिन लूंगी, और महीने के अंत में पैसे भी दिया करूंगी। एकदम बराबर। फिर उस दिन के बाद से शेफाली जास्मिन से रोजाना डब्बा लेने लगती है, और वो उनके घर पर आना जाना भी कम कर देती है। गुड मॉर्निंग माजी, पापा जी और करण। ये लो, आप सबके लिए मैंने बढ़िया सा नाश्ता बनाया है, क्योंकि आज मैंने सारे नौकरों को आराम करने के लिए कहा और खुद ही सारा नाश्ता बना दिया। ओफो फुलवा, तुम्हें कोई अकल वकल है कि नहीं? अरे जब देखो तब उन नौकरों के बीच जाकर गप्पे लड़ाती रहती हो। अरे उन्हें तो तुमने अपने दोस्त बना दिए हैं, लेकिन अब बस, अब से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी और सारी नौकरों से दूरी बनाकर रखोगी। हाँ बहू, मलिका बिल्कुल सही कह रही है। अरे हम अमीर लोग हैं, और तुम्हें अमीर और गरीब के बीच का अंतर समझ नहीं आता क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? अब ये अमीर और गरीब क्या होता है? वो लोग भी तो इंसान ही होते हैं ना। फुलवा, तुम्हें जितना कहा जाता है उतना ही क्यों नहीं करती तुम? लेकिन करण, अब प्लीज अपनी ये बकबक बंद करो और खाना परोसो हमें। और हाँ, अपने कपड़ों में और बोलने चलने में जरा सुधार लाओ। जब देखो तब इज्जत की धज्जियां उड़ाती रहती हो तुम।
फुलवा और करण की शादी करण के दादाजी के कारण हुई होती है और अब दादाजी का स्वर्गवास हो चुका होता है। ऐसे ही एक दिन जब मलिका अपने कमरे में आराम से मेकअप कर रही होती है, तभी मलिका, जल्दी चलो नीचे, चलो जल्दी। अरे क्या हुआ करण के पापा? वो फुलवा। अरे क्या फुलवा, टपक गई क्या वो? अरे नहीं बाबा, वो हमारी नई महंगी कार को साबुन से रगड़ रगड़ के धो रही है। उस पर तो खरोंचे भी आ गई है। क्या? इस फुलवा का तो मैं आज हलवा ही बनाकर रख दूंगी। जल्दी चलो। फिर मलिका, विक्रम और करण तीनों घर के बाहर आते हैं और उसे कार धोते हुए देखकर वो हैरान रह जाते हैं। ओ खई के पान बनारस वाला, पड़ जाए बंद अकल का ताला। फुलवा, अरे ये तुम क्या कर रही हो? अपनी अकल गांव में ही छोड़कर आई हो क्या? ये कोई बर्तन नहीं है जो तुम इसे रगड़ रगड़ के धो रही हो। अरे क्या माँ जी, आप भी इतना अच्छा काम कर रही हूं मैं, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। अब इस गाड़ी पर धूल मिट्टी जम गई थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि इसे अच्छे से नहला देती हूँ ताकि ये एकदम चकाचक हो जाए और एकदम लल्लन टाप लगे, बिल्कुल मेरी तरह। अरे बकवास बंद करो अपनी। अरे जानती भी हो क्या कि ये गाड़ी कितने की है? पूरे 1 करोड़ रुपए की। पता भी है क्या 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? नहीं ना? नहीं माँ जी, अब मुझे ये तो नहीं पता कि 1 करोड़ में कितने अंडे होते हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। फुलवा, तुम्हारे कारण गाड़ी में खरोंची आई है। अरे तुम्हें समझ आना चाहिए कि किस चीज को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। माना कि तुम गांव की गवार हो, लेकिन अब तुम्हें शहर में रहना है, तो ये सब तुम्हें समझना होगा। पता नहीं दादाजी क्यों तुम्हें मेरे गले में बांधकर चले गए। अब उनके लिए तुम्हारे साथ मुझे जिंदगी भर रहना होगा। और नहीं तो क्या, पापा अगर जिद नहीं करते तो आज इस घर की बहू एक मॉडर्न और पढ़ी लिखी शहरी लड़की होती, ना कि कोई गांव की गधी। अरे बस बस, बहुत बोल गए आप लोग। मैं मानती हूँ कि गांव होने के कारण मुझे कोई कोई चीजें समझ नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग मेरा तिरस्कार करते रहे। अरे मेरा तिरस्कार करने की जगह पर मुझे आप समझा भी तो सकते हैं ना, लेकिन नहीं। खैर, आप लोगों से किसी बात की उम्मीद ही नहीं कर सकती मैं। इतना बोलकर फुलवा वहां से चली जाती है। भगवान करे जैसे तैसे इस लड़की से हमारा पीछा छूट जाए। बस, इसने तो पूरी तरह हमारा सरदर्द करके रखा है। फिर एक दिन फुलवा अपने ससुराल के आंगन में तबेला बना देती है और वहां पर एक भैंस और गाय रखती है। आइए आइए, मिलिए। ये है कमलकली और ये है मेरा रजनीकांत। व्हाट? गाय भैंस का तुमने नामकरण भी कर दिया? ये सब क्या है फुलवा? अरे ये हमारा घर है, कोई गौशाला नहीं। अभी के अभी इस गाय और भैंस को जहां से लाई हो वहीं पर छोड़ के आओ। अरे अड़ोस पड़ोस वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं नहीं, मैं इन्हें बिल्कुल नहीं हटाऊंगी। ये तबेला अगर यहीं पर रहेगा तो मुझे गांव की इतनी याद नहीं सताएगी और मुझे ऐसे लगेगा कि शहर में भी एक गांव ही है। देखो फुलवा, इस तबेले को अभी के अभी यहाँ से हटाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छा सा सबक सिखाऊंगी। देखिए माँ जी, मेरे रजनीकांत को गुस्सा मत दिलाओ, वरना ये आपको दौड़ा दौड़ा कर पागल कर देगा। अरे तुम्हारे रजनीकांत की तो ऐसी की तैसी। क्या? आपने मेरे रजनीकांत की बेइज्जती की? अब तो आपको इस बात की सजा मिलकर ही रहेगी। फिर फुलवा भैंस को खुला छोड़ देती है और वो भैंस मलिका के पीछे भागने लगता है और उसे दौड़ा दौड़ा कर सच में पागल कर देता है। नहीं, बचाओ मुझे, करण, करण के पापा, बचाओ मुझे। ओ नो पापा, अब हम क्या करें? फुलवा, अपने भैंस को अभी के अभी रोको, वरना इसका अंजाम बुरा हो सकता है। ठीक है पापा जी। ओ मेरे रजनीकांत, ठंडा हो जा, ठंडा हो जा बेटा। क्यों माँ जी, कैसे लगा मेरा रजनीकांत का स्टाइल? सच में
पता नहीं किससे पाला पड़ गया हमारा। करण, ये सब तुम्हारे स्वर्गवासी दादाजी के कारण ही सह रहे हैं हम, वरना इस लड़की को 1 मिनट में ही इस घर से बेघर कर देते, जैसे दूध में से मक्खी को निकाल देते हैं। नालायक कही कि नाक में दम करके रख दिया है इसने तो। फुलवा, आज मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। इसके बाद अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की जिससे हमें कोई तकलीफ हो या फिर हमारी इज्जत पर आ जाए, तो देखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे इज्जत पे आँच आने जैसा कोई काम नहीं किया है मैंने। तुमको जो करना है कर लो करे, लेकिन मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। इतना बोलकर फुलवा अपनी गाय और भैंस के साथ बातें करने लगती है। अरे ढीठ होने की भी हद होती है, लेकिन ये लड़की तो उसे भी पार कर रही है। निकम्मी कही की। घर वाले चाहे कितना कुछ भी क्यों ना बोल दे, लेकिन फुलवा को जो अच्छा लगता है वो वही करती है। ऐसे ही एक दिन मल्लिका, विक्रम और करण तीनों 2 दिन के लिए बाहर गए होते हैं। तब वापस आने के बाद, हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे घर को? हमारा पौष बंगला तो एक गांव की झोपड़ी जैसे लग रहा है। अरे वो देखो, हमारी फुलवा मैडम खेती जो कर रही है। ओह गॉड, ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। बाप रे, इसने तो यहाँ तबेले के साथ साथ एक झोपड़ी भी बना ली है। अरे इसने तो हमारे घर के बाहर तो एक छोटा सा गांव ही बसा लिया है। ससुर जी, देख रहे हो ना ऊपर से आप, आपकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए हम सब इसको झेल रहे हैं, और आप हो कि ऊपर बैठकर मजे ले रहे हो। क्या फूटी किस्मत है हमारी। अरे आ गए आप सब। कैसी रही आपकी यात्रा? अरे जब तुम जैसा खतरा जिंदगी में हो तो यात्रा क्या, जिंदगी का हर एक पल खतरनाक होगा। अरे हर रोज तुम हमारा खून क्यों पीती रहती हो, और ये सब क्या नौटंकी लगा के रखी है? माँ जी, आप पक्का पढ़ी लिखी ही हो ना? हाँ तो तुमसे दुगना तिगुना या चौगुना ज्यादा पढ़ चुकी हूं मैं। अरे तो फिर आप इस सब को नौटंकी कैसे कह सकती हो? ये तो मेरा छोटा सा गांव है, आपको मेरी भावनाएं नहीं समझ आएगी। लेकिन देखना, आप सबको भी बहुत मजा आएगा जब आप अपने बंगले को छोड़कर मेरी छोटी सी झोपड़ी में रहने आएंगे। अरे जाहिल गवार, हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं, समझ गई ना? तुरंत इन सबको हटाओ, वरना आज तो मैं सच में भूल जाऊंगी कि तुम इस घर की बहू हो, और मैं तुम्हारे इस छोटे से गांव को 1 मिनट में बर्बाद करके रख दूंगी। अरे मैं किसी के पिताजी से नहीं डरती, जो करना है कर लीजिए माँ जी। फुलवा, अरे तमीज दोगे तो बदले में तमीज ही मिलेगी, वरना ऐसे ही उल्टे जवाब दूंगी मैं। आपको क्या लगा गांव की लड़कियां बस छुई मुई होती है क्या? अरे हम अगर अपने पे आ जाए तो अच्छे अच्छों की हड्डी पसली एक कर सकते हैं। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। फिर विक्रम अपने आदमियों को बुलाता है और वो उन्हें तबेले और झोपड़ी और खेती को हटाने का आदेश देता है। लेकिन तभी फुलवा उनके सामने लेट जाती है। नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो तुम सबको मेरी लाश से होकर गुजरना होगा, और अगर तुम लोगों ने मेरी इस छोटी सी प्यारी सी दुनिया को तबाह करने की कोशिश भी की तो मैं तुम सबको तबाह कर दूंगी। आदमियों, इस लड़की की बात मत सुनो। जाओ, तोड़ दो सब कुछ, और इन गाय भैंस को भी हटा दो और बेच दो इन्हें कहीं जाकर। और मलिका, फुलवा को अंदर लेकर जाओ। बिल्कुल नहीं। अरे तुम लोगों की तो ऐसी की तैसी। फिर फुलवा उन दोनों आदमियों को खूब मारती है और मार मार कर उन्हें वहां से भगा देती है। फुलवा का ये रूप देखकर उसके ससुराल वाले काफी चौंक जाते हैं। क्यों, उड़ गए ना सबके होश? इसे कहते हैं फुलवा का जलवा। अगर किसी ने भी मेरे इस छोटे से खेत वाले ससुराल को यहाँ से मिटाने की कोशिश भी की तो मैं उसकी बैंड बजा दूंगी। मेरा नाम है फुलवा और बजा दूंगी मैं सबका हलवा। समझे कि नहीं? ससुराल वाले अब अपना सिर पकड़ लेते हैं। वो तीनों चाहकर भी फुलवा को वहां से निकाल ही नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन जब मलिका की सहेलियां बिन बुलाए उसके घर आ जाती हैं, तभी, अरे ये क्या मलिका,
तूने अपने आलीशान बंगले के बाहर खेती बाड़ी कब से शुरू कर दी? और ये तेरी नौकरानी है क्या? अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मेरी कोई नौकरानी नहीं है, बल्कि ये तो मेरी बहू है। क्या? लेकिन मलिका, तेरे घर पर नौकर चाकर कम पड़ गए थे क्या, जो तूने अपनी बहू को ही काम पर लगा दिया? अरे इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या तेरे? उन दोनों की बातें सुनकर मलिका को अब काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर सहेलियां जाने के बाद, देखा ना तुमने, तुम्हारे कारण ही आज मेरी इज्जत फिर एक बार मिट्टी में मिल गई। अरे अपने ससुराल वालों को परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? इतने अमीर घराने की बहू होने के बावजूद भी तुम ये सब काम करती हो। अरे लानत है तुम पर। लानत आती है तो आने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपके जैसे हर वक्त खाली नहीं बैठ सकती। हमारे गांव में हर वक्त कोई ना कोई काम ही करते रहता है और उसी कारण व्यक्ति का शरीर तंदुरुस्त बनता है। अरे वो सब मुझे नहीं पता मेरी माँ, लेकिन इससे पहले कि तुम्हारे कारण मेरा नाम पूरी तरह डूब जाए, ये सब अभी बंद कर दे। बड़ी मेहनत से कमाया है हमने सब कुछ। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन मैं आपके लिए अपनी इच्छाओं को नहीं मार सकती। मुझे गांव से बहुत लगाव है और मैं ये सब करना कभी बंद नहीं करूंगी। मलिका के समझाने पर भी फुलवा नहीं समझती। फिर एक रात जब एक क्लाइंट घर पर आने की बहुत जिद करता है, तब विक्रम उसे मना ही नहीं कर पाता। अरे ये बहुत बड़ा क्लाइंट है और घर आकर मीटिंग करने की ही जिद पे अड़ा था, इसलिए मैं इसे मना ही नहीं कर पाया। क्या पापा, अब तो हमारे हाथ से ये बड़ी डील गई ही समझो। मेरी एक गांव की गवार बीवी फिर एक बार हमें डुबा कर ही रहेगी। लेकिन जैसा विक्रम और करण सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। उस क्लाइंट को फुलवा के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है और उसकी खेती, तबेला और झोपड़ी देखकर उसे बहुत सुकून मिलता है। वाह क्या बात है, इस खेत में उगी हुई सब्जियां सच में काफी स्वादिष्ट है। विक्रम, तुम्हारे घर आकर आज मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ और ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि शहर में होने के बावजूद भी तुम्हारी बहू ने गांव के अपनेपन को बरकरार रखा है। और तुम्हें सच कहूं तो मैं ये डील कैंसिल करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब तुम्हारी बहू ने मेरा दिल जीत लिया है, इसलिए ये डील तुम पक्की समझो। क्या? थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, मेरा मतलब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बहुत प्यारी है तुम्हारी बहू, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे बेटा। और तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे आने के बाद विक्रम का घर एकदम चमक उठा है। फिर उस क्लाइंट के जाने के बाद, फुलवा, आज तुम्हारे कारण ही हमारी अब तक की सबसे बड़ी डील पक्की हुई है, वो भी पूरे 100 करोड़ रुपए की। हमें माफ कर दो फुलवा, हम हमेशा तुम्हारे गवार होने को और इस बंगले के बाहर बनाए गए खेत, झोपड़ी और तबेले को हमेशा कोसते रहे। लेकिन आज तुम्हारे इस खेत के कारण ही हमारा इतना बड़ा काम हुआ है। तुम सही मायनों में इस घर की लक्ष्मी बनकर आई हो। शुक्रिया फुलवा। आओ फुलवा, मुझे भी माफ कर दो। हमने तुम्हारा बहुत तिरस्कार किया, लेकिन अब समझ आ रहा है कि अंत में इंसान की अच्छाई और उसका मन ही उसकी असली कमाई होती है, जो किसी का भी दिल जीत सकती है। आओ फुलवा, हमें जीवन का इतना बड़ा सबक सिखाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और प्लीज मुझे भी माफ कर दो। अरे क्या आप सब भी, चलो छोड़ो ये सब और जल्दी से मेरी खटिया पर बैठो। आज हम सब साथ में मिलकर मस्त कुल्हड़ वाली चाय पियेंगे। फिर वो सभी लोग एक साथ बैठकर कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं और इस तरह से फुलवा अपने परिवार के साथ आगे का जीवन खुशी से व्यतीत करती है।